Good morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 29th of March 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज नोइंग इज नॉट इनफ, we must apply, wishing is not enough, we must do। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दी हुई हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्री पीडीएफ वर्जन में दी हुई हैं। और आज के डिस्कशन में हम ये 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। RIL, ReNew एंड 9 अदर्स सिक्योर सोलर PLI सोप। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 कंपनीज़ को ये टेंडर एलोकेट हुआ है। हम कह सकते हैं 11 कंपनीज़ को PLI स्कीम के तहत, PLI स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम के तहत सोलर मॉड्यूल्स और सोलर एनर्जी के डिफरेंट इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर और रिन्यू जो है वो टॉप कंपनीज़ हैं जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ वर्थ का गवर्नमेंट इंसेंटिव जो है वो रिसीव किया है। और किस लिए ये इंसेंटिव मिला है इन कंपनीज को? जस्ट टू प्रोड्यूस द सोलर मॉड्यूल्स। सो रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर सोलर और रिन्यू एनर्जी इंडिया में डोमेस्टिकली सोलर मॉड्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। अभी की क्या कंडीशन, अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो सोलर मॉड्यूल्स को लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना जैसे अदर कंट्रीज पर है। और जिस तरीके से इंडिया का मिशन है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का, और जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने कि अप्रॉक्सीमेटली 500 गीगावाट्स, 500 GW का जो एनर्जी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, वो 2023 तक अचीव करना है। और उसके लिए इंडिया का सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो इसी सोलर मॉड्यूल के केस में इंडिया सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, जिसके लिए ये PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी कि इंडिया में सोलर मॉड्यूल्स या सोलर पैनल को लेकर के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो। फिलहाल के लिए इसी PLI स्कीम के तहत 11 कंपनीज को अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंट टेंडर एलोकेट किए गए हैं। ओवरऑल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज दैट दिस इज द स्टेट रन कंपनी हैज बीन सेट अप टू इम्प्लीमेंट दिस इंडिया सोलर मिशन। तो 11 कंपनीज को अप्रॉक्सीमेटली 38,000 मेगावाट की कैपेसिटी एलोकेट करी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये गवर्नमेंट बैंक या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट रन कॉर्पोरेशन है जो बेसिकली नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेटअप किया गया है। तो डेफिनेटली 500 गीगावाट का जो एम्बिशियस टारगेट रखा गया है 2030 तक, उसको अचीव करने के लिए मिशन मोड में काम करना है। और इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है, जिससे कि चाइना जैसे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड डेफिसिट एंजॉय करते हैं। तो सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल या कार्बन एमिशन या रिन्यूएबल एनर्जी के केस में सेल्फ डिपेंडेंट होना है और एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में इमर्ज होना है। तो इसीलिए इंडिया ने या गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च करी थी। 11 कंपनीज को डिफरेंट सोप्स जो हैं वो ऑफर हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटर और सिग्निफिकेंट क्लीन पुश बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंट एलोकेशंस हैं कंपनीज़ को कि कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने का। जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। डिस्कॉम सीक्स टैरिफ हाइक अप टू 40% एज डिमांड कॉस्ट। सो तो इंडिया जो है वो समर की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया का जो वेदर है वो अब समर वेदर आने वाला है और इंडिया में समर को लेकर जिस तरीके से हीट वेव्स चलती हैं समर में, उस ड्यूरेशन में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। या हम बोले जो एनर्जी की डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है समर में बिकॉज ऑफ द स्क्रॉचिंग समर्स और हीट वेव दैट इंडिया फेस ड्यूरिंग दिस वेदर। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो या जो डिस्कॉम्स हैं, जिनकॉम्स हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग हायर डिमांड। और इसी हायर डिमांड के सिचुएशन में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं वो
टैरिफ हाइक करने का प्लान कर रही हैं। तो जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज द टैरिफ फ्रॉम सिंगल डिजिट टू एज हाई एज 40%, 40% का इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ के थ्रू। हालांकि इसके लिए अभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेगुलेटर के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ऑलरेडी समर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। वहाँ पर इन स्टेट्स के जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं, उन्होंने स्टेट रेगुलेटर को अपना अपना प्लान सबमिट भी कर दिया है फॉर टैरिफ इंक्रीज। और अगर हम सेपरेटली देखें तो जैसे कि एमपी की जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3.2% का हाइक प्रोजेक्ट किया है रिवेन्यू ग्रोथ में बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,527 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो गैप अभी है मध्य प्रदेश के डिस्कॉम्स में। उसको पूरा करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3.2% का टैरिफ हाइक प्रपोज किया है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ ने। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी सेम प्रपोजल अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 40% तक का इंक्रीज प्रपोज किया है महाराष्ट्र के डिस्कॉम कंपनीज ने फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज द कॉमर्शियल कंज्यूमर। तो ये सेम ट्रेंड हमें इन स्टेट्स में देखने को मिला और ऐसा कहा जा रहा है इसके बाद इसके अलावा जो और स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये प्रपोजल प्रिपेयर किया जा रहा है। बहुत जल्दी वो रेगुलेटर्स को प्रपोजल सबमिट करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में, समर टाइम में, हमें टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। अडानी स्टॉक क्रैशेस ऑन फियर बैंक्स होल्ड कोलेट्रल। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो सिग्निफिकेंटली क्रैश कर गए हैं लास्ट 23 सेशंस में। रीज़न बिहाइंड, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है द केन जिसने उन्होंने ये साइट किया है रेगुलेटरी फाइलिंग्स को कि बैंक्स ने अभी भी, ऐसे बैंक्स जिनसे अडानी ग्रुप की डिफरेंट कंपनीज ने लोन लिया था, ऐसे बैंक्स ने अभी भी प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं उनको रिलीज़ नहीं किया है। प्रमोटर के शेयर्स जो कि बैंक्स ने एज ए कोलेट्रल रखे, तो बैंक्स ने भी कोलेट्रल रिलीज़ नहीं किया है अडानी ग्रुप्स के प्रमोटर का। कोलेट्रल बैंक ने क्यों नहीं रिलीज़ किया? क्योंकि बैंक्स का ये मानना है प्रोबेबली कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, द कैन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि अडानी ग्रुप ने अभी अपना जो डेट है, जो लोन है, वो पूरा पे नहीं किया है। द डेट हैज़ नॉट बीन फुली पेड ऑफ एज द ग्रुप वॉज क्लेमिंग। ग्रुप क्या क्लेम कर रहा था? अडानी ग्रुप क्या क्लेम कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली $2.15 बिलियन का जो लोन है, जो शेयर बैक डेट है, जिसमें शेयर्स को वैसे कोलेट्रल यूज़ किया था अडानी ग्रुप ने, वो लोन अडानी ग्रुप ने रीपे कर दिया है। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो बैंक्स हैं उन्होंने प्रमोटर्स के शेयर्स को अभी भी होल्ड करके रखा है, रिलीज़ नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी जो अडानी ग्रुप है उसने अपना पूरा लोन पे नहीं किया है। जो ये अनाउंसमेंट करी थी अडानी ग्रुप ने कि 2.15 बिलियन का जो लोन है वो प्री पे कर देगा, ऐसा नहीं हुआ है। और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर गए हैं, बोल सकते हैं क्रैश कर गए हैं। और इसके लिए अडानी ग्रुप से एनएससी ने क्लैरिफिकेशन भी लिया था इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बेसिस पर। हालांकि ट्वीट के थ्रू जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है कि दिस इज़ अ डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, और जो भी अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर एनएससी जो है ऑलरेडी पब्लिश कर देगा। ये डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है इन ऑर्डर टू हैम्पर द कंपनी। तो इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बेसिस पर ये फिलहाल के लिए अडानी के ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो क्रैश किए हैं लास्ट 23 सेशंस में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेज रेट बाय 25 BPS इकोनॉमिस्ट टेल्स टू आरबीआई। तो कल या मंडे को हम बोल सकते हैं आरबीआई ने के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करी और उस मीटिंग में इकोनॉमिस्ट ने सेंट्रल बैंक को सजेस्ट किया है कि जो रेपो रेट है या जो रीपर्चेज रेट है अब उसको अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया जाए फॉर नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू। तो जो नेक्स्ट MPC की मीटिंग शेड्यूल है उसमें ओपिनियन को लेने के लिए उस मीटिंग में क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, आरबीआई को कैसे मूव करना चाहिए, आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स ने इकोनॉमिस्ट से मीटिंग करी थी। वहाँ उस पर्टिकुलर मीटिंग में इकोनॉमिस्ट ने यूनिलैटरली बोल सकते हैं सजेस्ट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कर सकता है आरबीआई फॉर नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू, जो कि अप्रैल 3 से
स्टार्ट किया जा सकता है। तो जो प्रिवेलिंग डायनेमिक्स हैं डोमेस्टिक ग्रोथ में और जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न है उसकी वजह से इतनी टाइटनिंग करी जा सकती है। ये इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आरबीआई कितना इंक्रीज करेगा ये आगे आने वाली पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में देखने को ही मिलेगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 6 अप्रैल को अपना स्टेटमेंट रिलीज करेगी कि कितना रेट हाइक किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए व्हाट इज दिस रीपर्चेज रेट और रेपो रेट। बेसिकली होता क्या, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा डेफिनेटली। अगर नहीं पता है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आंसर कर सकते हैं बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो फेल कर रहे हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं, इस सिचुएशन में जो एमपीसी की मीटिंग होगी और जो उसके डिसीजन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आरबीआई कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के प्रोबेबली जो अपकमिंग मीटिंग है उसमें ये तो बात श्योर है कि हो सकता है आरबीआई, ये इस बात के 90% चांसेस है कि आरबीआई जो है पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा। बट कितना पॉलिसी रेट हाइक होगा ये अभी डिफाइंड नहीं है। इकोनॉमिस्ट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट का पॉलिसी रेट हाइक सजेस्ट कर रहे हैं। लेट अस सी कि फिलहाल के लिए आरबीआई कितना पॉलिसी रेट हाइक जाएगा या करेगा। और अगर ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो जितने सेंट्रल बैंक्स हैं दे ऑल आर हाइकिंग द रेट्स और मे वी कॉल इट पॉलिसी टाइटनिंग सभी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो। तो आरबीआई में भी यही एंटिसिपेट, आरबीआई के केस में भी यही एंटिसिपेट किया जा रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ईपीएफओ रेट रेज्ड बाय टैट टू 8.15%। तो बेसिकली ईपीएफओ के रेट के रिवीजन को लेकर के ये न्यूज़ है जहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसका, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, ईपीएफओ का एक सीबीटी है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, अदर एस्पेक्ट को लेकर के। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कि ईपीएफओ का ट्रस्टीशिप है उसने डिसाइड किया है कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स पर वो 8.15% रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। इससे पहले कितना था, इससे पहले इट वॉज 8.1। तो एक मार्जिनल इंक्रीज हम कह सकते हैं किया, 8.1 से इंक्रीज करके 8.15 कर दिया। 8.1 मीन्स 8.10 से इंक्रीज करके 8.15 कर दिया है। 8.10 या पिछले 40 सालों का सबसे लोएस्ट ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट था। 40 सालों का सबसे लोएस्ट ईपीएफ का जो डिपॉजिट है उसका रेट था और इसके बाद जो इंक्रीज किया दिस इज द सेकेंड लोएस्ट। ऐसा कोई खास इंक्रीज भी नहीं है। तो दिस इज द सेकेंड लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इन लास्ट 40 ईयर्स इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स। तो जितने भी सब्सक्राइबर अकाउंट्स हैं उनको इस फाइनेंशियल ईयर में उनके डिपॉजिट्स पर 8.15% का सिक्योर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट गजेट्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई दिस लोएस्ट इंटरेस्ट इज। डेफिनेटली जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन चल रही है, इतना इंटरेस्ट रेट ऑफर करना भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हमेशा से जो ईपीएफ का इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है वो यही रहा है कि वेल्थ को इंक्रीज करना, सिक्योरिटी देना। जो पीपल वेल्थ है उसके कस्टोडियन के फॉर्म में ईपीएफओ जो है वो एक्ट करता है। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कंजर्वेटिव होता है, फिक्स्ड इनकम रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता इंटरेस्ट रेट। एक बोल सकते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। इसके अलावा कई सारे टैक्स एग्जम्पशन भी मिलते हैं, टैक्स रिबेट भी मिलते हैं इस इन्वेस्टमेंट में या इस डिपॉजिट में। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट मोड्स अमंग दोज इन्वेस्टर्स who want to secure their money, who want to invest into any risk-free assets और risk-free instrument। तो जो ऐसे इन्वेस्टर जो रिस्क ज़्यादा लेना या रिस्क एवर्सिव हैं, रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते, उनके लिए ईपीएफ जो है वो बहुत ही एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। ये बेसिकली ट्रिपल ई कंसेप्ट पर काम करता है। इसमें लगभग हर मोड में टैक्स एग्जम्पशन रहता है, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, और चाहे वो विड्रॉल हो। तो इसीलिए प्रॉबली जो इस समय ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए ही प्रॉबली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, क्योंकि यही बहुत चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए इतना इंटरेस्ट रेट ऑफर करना। एंड दिस इज़ द रेट पिक्चर सिंस 2016। और जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 40 सालों में ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है ईपीएफओ एंड दिस इंक्रीज इज द सेकेंड लोएस्ट। सो इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि पर्टिकुलरली इसी पर्टिकुलर
कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, देख लेते हैं क्या। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट सेकेंड लोएस्ट इन 45 ईयर्स, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले 40 सालों का सेकेंड लोएस्ट पॉइंट है, इससे पहले का 8.10 और नाउ 8.15। इससे पहले अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8.80, 8.65, 8.55 इस तरीके से इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते थे। अब ग्लोबल टर्मोइल, पैंडेमिक की सिचुएशन और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, तो गवर्नमेंट के लिए इतना ऑफर करना भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। G20 शेरपास मीट टू टेक स्टॉक ऑफ वर्क अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी। तो G20 नेशन के जो शेरपास हैं वो मार्च 30 से लेकर के अप्रैल 1 तक एक मीटिंग में रहेंगे, जो कि केरला में शेड्यूल है। किस लिए ये मीटिंग हो रही है? दिस मीटिंग इज बीइंग डन टू स्टॉक द वर्क डन अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी सो फार। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, हम सभी जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इंडिया की तरफ से ये शेरपास कौन है इंडियन शेरपास फॉर G20। तो इन्हीं शेरपास की मीटिंग है और इस मीटिंग में ये बेसिकली रिव्यू किया जाएगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर अभी तक कितना काम हुआ है और आगे आने वाले टाइम में कितना काम पेंडिंग है टू द लीडर समिट इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो कोची के पास ये मीटिंग होगी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और शेरपास जो हैं वो G20 के ट्रैक को रिव्यू करेंगे। जितने भी ट्रैक्स हैं ऑल अक्रॉस द ट्रैक, जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स हेल्ड हुई है रिसेंटली, उनमें क्या प्रोग्रेस रही, क्या क्या इश्यूज थे जो डिस्कस किए गए। इसके अलावा वुमेन लेड डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूसिव रेजिलियंट ग्रोथ, मल्टीलैटरलिज्म, टूरिज्म और कल्चर को लेकर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे और आगे का जो फ्रेमवर्क है, वर्किंग फ्रेमवर्क, वो तैयार किया जाएगा। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन अनलाइकली बिफोर 2024 पोल्स। तो ओवरऑल अगर हम जीएसटी स्ट्रक्चर की बात करें, जीएसटी जब इंडिया में आया था तो उसका एक पर्पस था वन नेशन वन टैक्स का। हालांकि इंडिया में जिस तरीके से डाइवर्सिटी है तो ये वन नेशन वन टैक्स तो था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। कई सारे जो रेट स्ट्रक्चर थे, लैडर्स थे, वो हमें बनाने पड़े, हम बोल सकते हैं स्लैब्स थे, वो बनाने पड़े और कई बार से इसको लेकर के रैशनलाइजेशन के लिए भी आवाज़ उठ रही कि जो रेट्स हैं, जो स्लैब्स हैं, उनको रैशनलाइज किया जाना चाहिए, उनको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। कई बार जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मल्टीपल रेट्स हैं इसकी वजह से जो जीएसटी का बेसिक पर्पस था सिंप्लीफिकेशन का, वन नेशन वन टैक्स का, टैक्स कंसोलिडेशन का, फिलहाल के लिए वो अचीव नहीं हो पाया। तो टैक्स के रैशनलाइजेशन को लेकर के हमेशा से जो इकोनॉमिस्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहते रहते हैं और गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर इशू पर कई बार कोशिश कर चुकी है। लेकिन अभी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जीएसटी रेट का रैशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नो मेजर ओवरऑल ऑफ टैक्स रेट इज एक्सपेक्टेड इन जीएसटी अंटिल द एंड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर, यानी फिस्कल ईयर 24। और इसके बाद लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल हो जाएंगे तो प्रोबेबली जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएगा तो कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे। तो 2024 तक तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबली इसके बाद, इस इलेक्शन के बाद अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस को देखा जा सकेगा। रीज़न बिहाइंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज़ दैट मैनी ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम GOM, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था फॉर रेट रैशनलाइजेशन, जीएसटी रैशनलाइजेशन, उसके कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पोल बाउंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मिनिस्टर्स जो हैं वो फिलहाल के लिए अपने अपने वो पोलिंग स्टेट्स में बिजी हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो निटिग्रिटीज़ हैं उन पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के बाद ये जीएसटी में हमें रेट रैशनलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, रिलायंस टाटास 9 अदर गेट्स 4K सोलर PLI नोट। इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हम मिनट में कवर कर चुके हैं, जहां पर 11 कंपनीज को सोलर PLI के तहत डिफरेंट टेंडर एलोकेट किए गए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स ऑन इंडियन लैंड। और अगर कंपनीज के नाम आपको जाने तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज हैं, 11 कंपनीज जिनको डिफरेंट सोप्स जो है वो इशू हुए हैं। कितना PLI अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया, 14,700 करोड़ का टोटल PLI अमाउंट है जो एलोकेट किया गया है इन 11 कंपनीज को। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप 18 ड्रग्स कंपनीज लूज लाइसेंस ओवर स्प्यूरियस मेड्स। तो जो 18 ड्रग कंपनीज ऐसी हैं जिनका लाइसेंस जो है वो
कैंसिल कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि ऐसा पाया गया कि उन्होंने स्प्यूरियस मेडिसिन जो हैं वो प्रोड्यूस करी हैं। इंस्पेक्शन हुआ था नेशन वाइड और उस पर्टिकुलर नेशन वाइड में अप्रॉक्सीमेटली 203 जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन हुआ था डिफरेंट फेजेस में। तो दिसंबर में मिनिस्ट्री ने 2 जॉइंट ड्रग कंट्रोलर्स के पैनल सेट किए थे टू मॉनिटर दिस इंस्पेक्शन प्रोसेस एंड टू रिपोर्ट द सब्सिक्वेंट एक्शन टू इंश्योर द कंप्लायंसेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के कंप्लायंसेस को और अदर कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए 203 ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी उनका इंस्पेक्शन हुआ था। और ये इंस्पेक्शन सडनली क्यों इनिशिएट हो गया था? बेसिकली जो इंस्पेक्शन का डिसीजन था ये गवर्नमेंट ने गाम्बिया के इंसिडेंट के बाद दिया था, जहाँ पर एक मेडन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर का कफ सिरप पीने से 70 बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इंडिया में ये पर्टिकुलर इंस्पेक्शन जो है वो इनिशिएट किया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि 18 ड्रग कंपनीज ऐसी पाई गई हैं जो कि स्प्यूरियस ड्रग्स प्रोड्यूस कर रही थी। उन 18 ड्रग कंपनीज का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है और 26 ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाई गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पाई गई हैं जिनको शो कॉज नोटिस सेंड किया गया है और 76 कंपनीज को और दोबारा से उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल ड्राइव। तो ये फिलहाल का सिनेरियो है और इसके तहत जो 18 कंपनीज़ हैं, ड्रग कंपनीज़ हैं, उनको लाइसेंस जो है वो उनका कैंसिल कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर इशू पर कि वो नकली ड्रग या नकली मेडिसिन बना रही थी या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंश्योरर गेट मोर ऑटोनॉमी टू डिसाइड ऑन कमीशन अमाउंट। तो जो इंटरमीडियरीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके कमीशन को लेकर के बहुत टाइम से ये इशू था जो पेंडिंग था। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं उसके नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो इंटरमीडियरीज हैं उनका कमीशन डिसाइड करना कितना पेमेंट होगा, इसका जो ऑटोनॉमी है वो इंश्योरर को दे दी गई है। सो दिस पर्टिकुलर acceptance or approval has paved the way for providing the more autonomy to the insurance company to decide what amount, what percentage of commission they want to give to the different intermediaries. तो अभी तक जो सेगमेंटल लिमिट लगी थी कमीशंस पर, फिलहाल के लिए वो अप्रैल 1 से वो जो लिमिट है वो रिमूव कर दी जाएगी, वो कैप जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। एंड द फी पेड टू इंटरमीडियरीज एंड द इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ EOM लिमिट बाय द कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने बेसिस पर फिलहाल के लिए इंश्योरेंस से कमीशन, जो एजेंट्स हैं उनकी कमीशन डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक इस पर कैपिंग लगी थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्या जो नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसके अकॉर्डिंग कोई कैपिंग नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी पर्टिकुलर न्यूज़ से ही रिलेटेड है। PFRDA ओम्बड्समैन एज लिमिट रेज टू 70 ईयर। तो जो PF यानी पेंशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PFRDA भी बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेटिंग द पेंशन फंड। तो उसके जो ओम्बड्समैन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली लोकपाल, तो वो फिलहाल के लिए या लोकायुक्त, तो उनकी जो रिटायरमेंट एज थी उसको 70 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ओम्बड्समैन से हम कंप्लेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रीवांस की या डिससेटिस्फैक्शन की, पहले ये जो एज थी वो 65 थी, इसको इंक्रीज करके 70 कर दिया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ अनटाइमली रेन ऑन व्हीट क्रॉप मार्जिन। तो अभी रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में हमें एक हैवी रेन देखने को मिले हैं, एक्सट्रीम वेदर्स, कई जगह पर ओले भी देखने को मिले, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रोबेबली इस बार की जो व्हीट क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इस अनटाइमली रेन से। लेकिन ऐसा कहना है, जो अभी इम्पैक्ट एनालिसिस करी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का कहना है कि जो हेल स्टॉर्म आए थे, जो रेन देखने को मिली, जो सेवरल मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, उसका इम्पैक्ट जो है व्हीट क्रॉप पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, मार्जिनल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। केवल 3% जो है वो जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अनटाइमली रेन और हेल स्टॉर्म। तो 2024 का जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 112 मिलियन टन का जो व्हीट प्रोडक्शन एंटिसिपेट किया था, उतना ही अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्शन होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस अनटाइमली रेन। तो ओवरऑल ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस रेन का देखने को नहीं मिला। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join me on Telegram channel.
You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.